नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। आज हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कि किस तरह एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह वह अपने गैंग को चला रहा है और जेल से ही उसका इंटरव्यू हो जाता है। किस तरह गैंगस्टर की अपने गैंग में यह भर्ती करता है और किस तरह मेंबरों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह उन्हें वेतन दिया जाता है और उन्हें इंसेंटिव भी देता है, और गुर्गों के पकड़े जाने या फिर मारे जाने पर उसके परिवार को पेंशन भी दी जाती है। वेलकम टू द दीपक भंडारी शो। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर इस समय खासा चर्चा में है। पंजाब की मोहाली के खरड़ के CIA स्टाफ की हिरासत में हुई उसकी इंटरव्यू को लेकर पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से भी फटकार लगाई जा चुकी है और अगली सुनवाई होनी है 2 दिसंबर को। इसी को लेकर हम आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इसके लिए हमने कई रिपोर्ट्स को पढ़ा है जिसमें नेशनल पेपरों से लेकर कई मैगजीन शामिल हैं। उन्हीं से मिली जानकारी के मुताबिक हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि वह किस तरह से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस की गैंग नए गुर्गों की तलाश में हमेशा रहती है। एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड वेरीफाई किया जाता है और फिर उनसे कांटेक्ट किया जाता है। फिर हायरिंग की प्रोसेसिंग शुरू होती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस गैंग में भर्ती और कामकाज का तरीका बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट हाउस की तरह है। जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई की टीम काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से ही देश की अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन जेल में उसका साम्राज्य है। जेलों में रहते ही वह अपना सारे का सारा नेटवर्क चला रहा है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने भी कई खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ में बताया कि लॉरेंस गैंग में वो मर्जी से नहीं गया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग मेंबर्स ने उसे तलाशा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की STF से जुड़े सोर्सेज एक अखबार को बताते हैं कि जेल ही लॉरेंस का हेडक्वार्टर है। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है कि वह वहीं से जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग मेंबर्स को सैलरी और इंसेंटिव तो मिलता ही है, पकड़े जाने या मारे जाने पर फैमिली को पेंशन भी दी जाती है। लॉरेंस गैंग कैसे चलाता है अपने गैंग को, गुर्गों की भर्तियां कैसे होती हैं और क्या है गैंग के नियम, जेल से प्लानिंग और वहीं से ही जारी होते हैं आदेश। STF के मुताबिक जो दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है वह लिखते हैं कि जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई की पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अपॉइंटमेंट के आदेश जारी होते हैं। दूसरी जेल में शिफ्ट होने पर उसके गुर्गे भी छोटे अपराधों में खुद को अरेस्ट करवा के उसके साथ शिफ्ट होते हैं। वे लॉरेंस की क्राइम कंपनी चलाने में उसकी पूरी मदद करते हैं। लॉरेंस को जेल में फोन से लेकर इंटरनेट आसानी से मिल जाता है। इसके जरिए वह बाहर की दुनिया से कनेक्ट रहता है। पंजाब के मोहाली खरड़ CIA के स्टाफ में जब वह उसकी हिरासत में था तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ और एक नेशनल चैनल पर इसे ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस इंटरव्यू में उसने जेल के सेटअप के बारे में बताया था और इसके बाद उसे गांधीनगर की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक इंटरव्यू उसका जयपुर से भी हुआ था। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है कि बड़े अधिकारियों को क्या सजा दी गई। DGP से भी रिपोर्ट तलब की गई है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक लॉरेंस जानबूझकर जेल से बाहर आने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहले के वह जेल से आसानी से अपना नेटवर्क चला लेता है और दूसरा वह वहां पर सेफ रहता है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्श ढल्ला के साथ उसकी दुश्मनी जग जाहिर है। यही वजह है कि उसने किसी भी बड़े मामले में जमानत के लिए अर्जी नहीं दी। सबसे बड़ी बात कि 16 से लेकर 30 साल के लड़कों को सिलेक्शन होती है और गैंग में नाबालिग को खास जिम्मेदारी दी जाती है। मुंबई पुलिस के एक अफसर बताते हैं कि जॉब प्रोफाइल की तरह ही लॉरेंस गैंग से जुड़ने के लिए एज लिमिट तय की गई है। 16 साल से लेकर 30 साल के युवाओं को ही गैंग में रखा जाता है। नाबालिग को सिलेक्ट करने का मकसद बड़े क्राइम में शामिल होने के बावजूद उसे बड़ी सजा से बचाना होता है। लॉरेंस गैंग का मानना है कि इस एज ग्रुप के लोग फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं और इन पर अपने परिवार की भी अधिक जिम्मेदारियां नहीं होती।
सोशल मीडिया पर प्रोफाइल की मॉनिटरिंग और बैकग्राउंड भी चेक करके ऑफर दिया जाता है। गैंग के मेंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नाम से पेज बनाते हैं। इनसे जुड़ने वाले लड़कों को तवज्जो दी जाती है। यह एक तरह से रिज्यूम भेजने जैसा होता है। अधिकारी तो यह भी बताते हैं कि जिस तरह एचआर के काम होते हैं, जैसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह लॉरेंस की पूरी टीम काम करती है। एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर क्राइम को ग्लोरीफाई करते हुए हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें डालते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड वेरीफाई किया जाता है। सब कुछ सही रहने पर उससे कांटेक्ट किया जाता है। शुरू में अपॉइंटमेंट छोटे मोटे क्राइम के लिए होता है। शिव कुमार ने भी पूछताछ में खुलासा किया था कि पहली बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया। गैंग में शामिल करने से पहले नए मेंबर को छोटे काम दिए जाते हैं और काम पूरा होने पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और इसके बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। गैंग मेंबर कई लेवल पर इंटरव्यू लेते हैं। लॉरेंस छोटे गुर्गों से बात नहीं करता है। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद हर गुर्गे का इंटरव्यू होता है और इसमें लॉरेंस गैंग में सीनियर मेंबर उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए लिया जाता है। शिव कुमार ये बताते हैं कि उसका इंटरव्यू लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट पर लिया था। अनमोल ने शिव कुमार से कहा था कि वह जो करने जा रहा है वह भगवान और समाज के लिए है। फिलहाल अनमोल अमेरिका में है और ऐसी खबरें हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा चुका है। कई केसों में शूटर्स का माइंड भी वॉश किया जाता है। अनमोल से पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अरेस्ट शुभम लोनकर ने उसका इंटरव्यू लिया था। सोर्सेज के मुताबिक लॉरेंस छोटे गुर्गों से बात नहीं करता। वो कंपनी के सीईओ की तरह सिर्फ टॉप लेवल के मेंबर से कांटेक्ट में रहता है। इनमें रोहित गोदारा, गोल्डी बराड, काला जिठेरी, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और कमिल सांगवान शामिल हैं। अनमोल बिश्नोई को विदेश में गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। पुराने मेंबर्स ही नए गुर्गों को ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह सिलेक्शन के बाद किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गुर्गों का इंडक्शन करवाया जाता है, उन्हें गैंग्स के मेंबर के साथ मिलाया जाता है। लॉरेंस या उसकी गैंग से जुड़े बड़े क्रिमिनल सीधे नए गुर्गों से बात नहीं करते। पहले इन्हें टीम मेंबर के साथ रखा जाता है और ये रिपोर्टिंग मैनेजर जैसे होते हैं। वही उनके रहने, खाने पीने और लॉजिस्टिक का इंतजाम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करना है वही डिसाइड करते हैं। मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी को मारने का जिम्मा गैंगस्टर से जुड़े शुभम लोनकर को मिला था। उसने शिव कुमार समेत 15 से 20 लोगों की एक टीम इस काम के लिए तैयार की थी। शुभम ने ही टीम के बाकी मेंबर्स की ट्रेनिंग पुणे और करजत के जंगलों में करवाई थी। इनमें हथियार चलाना, टारगेट की रेकी करना और काम पूरा होने पर फरार होने के तरीके बताना शामिल था। इस ट्रेनिंग का खर्चा भी शुभम की ओर से ही उठाया गया था। नए गुर्गों को ज्वाइनिंग किट भी दी जाती है। ऐसी चीजें सामने आई हैं। गैंग ज्वाइन करने के बाद सभी गुर्गों को एक किट दी जाती है। इसमें मोबाइल के साथ नया नंबर दिया जाता है। सोर्सेज के मुताबिक गुर्गों से कहा जाता है कि एक वारदात में एक फोन का इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग में फोन और बाकी एविडेंस खत्म कराना भी सिखाया जाता है। शिव कुमार ने पूछताछ में यह बताया है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए शुभम और यासीन ने उसे हथियार, मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिए थे। मर्डर के बाद बात करने के लिए अलग मोबाइल फोन और सिम भी दिए गए थे। और पूछताछ में यह भी सामने आया कि हर गुर्गे को हथियार नहीं दिया जाता। वारदात से कुछ दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तक हथियार पहुंचा दिए जाते हैं और फिर काम पूरा होने पर उसे वापस ले लिया जाता है, यानी कि हथियार वापस ले लिए जाते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी यही हुआ। पुलिस को अभी तक शिव कुमार के पास से हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद नहीं हुए। नए कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स अमाउंट हर महीने सैलरी भी दी जाती है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच से जुड़े पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर यह बताते हैं कि लॉरेंस गैंग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह गुर्गों को पैसे देता है। नए कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स अमाउंट और हर महीने सैलरी देने का वायदा किया जाता है। शिव कुमार ने भी ऐसे ही खुलासे किए हैं कि उसे 10 लाख रुपए टोकन मनी और हर महीने कुछ पैसे देने का वायदा किया गया था। पकड़े जाने या मारे जाने की स्थिति में फैमिली मेंबर्स का खर्चा भी लॉरेंस गैंग की ओर से उठाया जाता है। उन्हें पेंशन के तौर पर
हर महीने पैसे भी दिए जाते हैं और जो लोग टाइम पर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं उन्हें इंसेंटिव भी मिलता है। क्राइम के बाद छिपने के लिए जगह ढूंढने से लेकर वहां रहने का खर्च गैंग की ओर से उठाया जाता है। लॉरेंस ने खास लोगों को छिपाने के लिए अमेरिका, अजरबैजान, यूएई, पुर्तगाल, रूस, नेपाल और थाईलैंड में ठिकाने बना रखे हैं। यहां से ये फिरौती और हथियार की सप्लाई करते हैं। लॉरेंस गैंग का अपना कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड रखा हुआ है। प्राइवेट कंपनी की तरह कोड ऑफ कंडक्ट है। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस जेल में कई साल से ब्रह्मचार्य जीवन जी रहा है और उसने गैंग के लिए भी उसी तरह के नियम बना रखे हैं। गैंग ज्वाइन करने वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह कभी लड़की से बात नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ कोई संबंध रखेंगे। लॉरेंस की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी यही दावा करता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। गोल्डी बरार की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों को बता रखा है कि लड़की के कांटेक्ट में आने से वे आसानी से ट्रैक हो सकते हैं। नियम के मुताबिक गैंग मेंबर्स बच्चों और बुजुर्गों को मारने की सुपारी नहीं लेते हैं। क्राइम करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है और प्लान बी भी बनाया जाता है। लॉरेंस गैंग हर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले एक प्लानिंग करता है। मुंबई पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर से 4 हफ्ते पहले उनकी रेकी की जा रही थी। वह कब घर से निकलते हैं, किससे मिलते हैं, कहां कहां जाते हैं, और यह सब लॉरेंस गैंग को पता था। यह भी तय किया गया था कि बाबा पर उस जगह हमला करना है जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना हो। प्रोजेक्ट की तरह एक डिटेल रिपोर्ट पुणे में बनाई जाती है और इसे अप्रूवल के लिए पहले अनमोल और फिर लॉरेंस को भेजा जाता है। हर प्रोजेक्ट की तरह इस हत्याकांड में भी प्लान बी तैयार किया गया था। इसमें बाबा को नहीं मार पाने की स्थिति में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को मारने का प्लान बनाया गया था। जिशान की रेकी के लिए एक अलग टीम थी। मर्डर के बाद कैसे नेपाल भागना है, इसकी भी पूरी तैयारी पहले से की जा चुकी थी। सीक्रेट मिशन की तरह पूरा किया जाता है यह कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस ने गैंग चलाने के लिए एक सिस्टम तैयार कर रखा है। इसमें ऐसे शूटर चुने जाते हैं जो उस इलाके के लिए नए हों। उनके बैकग्राउंड के बारे में भी लोगों को कुछ पता ना हो। ज्यादातर गुर्गे दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल शूटर दूसरे राज्यों से लाए गए थे। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शूटर को सिर्फ यही पता होता है कि उसके ऊपर कौन है। उन्हें नहीं पता होता उनके साथी शूटर्स कौन हैं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर गैंग से कम्युनिकेशन चेन ब्रेक कर दी जाती है ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी मेंबर्स के नाम सामने ना आ पाए। फेक नैरेटिव गढ़ने के लिए एक अलग टीम है। मुंबई साइबर सेल से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक फेक नैरेटिव के लिए लॉरेंस गैंग ने एक टेक और सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम बना रखी है। यह विदेशों में बैठकर सोशल मीडिया में अपने काम को ग्लोरीफाई करती है। लॉरेंस गैंग के मेंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। गैंग के लोग जय बलकारी जी जैसे नारे हैशटैग में लिखते हैं, लगातार ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो युवाओं को धर्म के नाम पर एकजुट करने का मैसेज देते हैं। गैंगस्टर्स के नाम से 50 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि मुंबई पुलिस ने ऐसे फेक नैरेटिव गढ़ने वाले प्रोफाइल्स पेजों को सिलेक्ट कर लिया है और उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक्स और मेटा को लिख दिया है। 40 साल पहले भी ऐसे ही गैंग ऑपरेट होते थे। अंडरवर्ल्ड पर किताबें लिख चुके मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल के मुताबिक लॉरेंस के शूटर शिव कुमार ने यह खुलासा किया है कि लॉरेंस गैंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, सैलरी और पेंशन देने का वायदा किया था। ठीक ऐसे ही जैसे कि 80 और 90 के दशक में भी होता था। कॉर्पोरेट तरीके से गैंग ऑपरेट करने की शुरुआत 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने की थी। दाऊद से पहले डॉन अशोक जोशी, हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्दा राजन, मुरलीधर और शब्बीर के दौर में ऐसा नहीं था। वे काम के हिसाब से पैसे दिया करते थे। हालांकि वह अपने मैनेजर या पीए को मंथली सैलरी जरूर देते थे। अब ड्रग्स, हथियार, फिरौती की कमाई से चल रहा है लॉरेंस गैंग। दिल्ली पुलिस के सामने यह लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा सामने आया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग हो या फिर 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मर्डर की बात हो, पुलिस को लॉरेंस गैंग पर ही शक था। सवाल था कि आखिर लॉरेंस का नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है। गैंग चलाने के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है,
इसे लेकर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई का एक पूरा कबूलनामा है। वह कबूलता है कि गैंग का खर्च चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। जो पैसे नहीं देते उस पर गोलियां चलवा देता था। वह कहता है कि मैं चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में मेरे गैंग की दहशत बरकरार रहे। यह लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में दर्ज है। यह रिपोर्ट 2021 में बनी थी। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका सिंडिकेट लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा कबूलनामा है। इसमें क्राइम की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री, फिरौती तस्करी से कमाई, जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को धमकाने से लेकर थाईलैंड और कनाडा से गैंग ऑपरेट होने का पूरा जिक्र है। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, यूनिवर्सिटी इलेक्शन के झगड़े में पहली एफआईआर कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपनी कहानी बताई और इसके आखिर में उसने हस्ताक्षर भी किए हैं। यह बयान 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों की ओर से लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई अपने बयान में कहते हैं कि 2007 में मैंने लॉ की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तब संपत नेहरा कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए आता था। वो खालसा कॉलेज में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दौरान वीरेंद्र उर्फ काला राणा से दोस्ती होती है। 2008 में रॉबिन बराड़ ने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रुप से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। मैं भी उसके लिए प्रचार करता था। उसी दौरान दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त की राइफल से विरोधी कैंडिडेट पर गोली चला दी और मुझ पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। मैं 1-2 महीने तक बुड़ैल जेल में रहा, जमानत पर बाहर आया। कुछ दिनों बाद विरोधियों पर फिर गोली चला दी। मैं फिर जेल चला गया। उस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बार मेरे ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ झगड़े हुए। मेरे ग्रुप के कई लोग जेल भी गए। 2012 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। इसके बाद भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कमान मेरे ही हाथ में रही। इसी दौरान मेरे दोस्त इंद्रप्रीत ने मुझे रविंदर उर्फ काली शूटर से मिलवाया। मैंने अपनी सेफ्टी और झगड़ों की वजह से काली शूटर को अपने साथ रख लिया। वह कबूलता है कि 2013 में पहला मर्डर, गोल्डी बराड़ भी साथ था। 2013 की बात है। मैंने पंजाब के मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट पद का कैंडिडेट उतारा था। चुनाव प्रचार में मेरे साथ गोल्डी बराड़ भी था। मैंने गोल्डी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विरोधी कैंडिडेट का मर्डर कर दिया। 2014 की शुरुआत में मेरे दोस्त करमबीर का भाई काउंसलर का चुनाव लड़ रहा था। मैंने और गोल्डी बराड़ ने उसके खिलाफ खड़े कैंडिडेट को गोली मार दी और इसके बाद हम फरार हो गए। इस दौरान गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए हमने कॉलेज के दोस्तों की मदद ली। तभी मेरी मुलाकात अनंतपाल से हुई। अनंतपाल राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था। कुछ दिन जयपुर में रहने के बाद मैं सिरसा आ गया। यहां मैंने शराब तस्करों पर गोलियां चलवाई। इसके बाद शराब तस्करों से पैसा फिक्स किया और उनसे हिस्सा लेने लगा। कुछ तस्करों से दुश्मनी भी हुई। वे मुझे पैसा नहीं देते थे और मुझे मारने की फिराक में रहते थे। लॉरेंस की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जो समाज में फैले ताने बाने को उजागर करती है कि एक आदमी पूरे सिस्टम से बड़ा कैसे हो सकता है। वह कबूलता है कि 2014 के मई या जून की बात है। मैं दोस्तों के साथ सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहा था। तभी एक बस ड्राइवर ने हमें ओवरटेक किया। हमने बस रुकवाकर उसे पीट दिया। पुलिस ने हमें पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी। हम नाकाबंदी तोड़कर भागे, लेकिन सीकर में पकड़ लिए गए। हमारे ऊपर 2 केस दर्ज हुए। मुझे जेल भी दिया। बाद में मुझे रोपड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहकर पहला क्राइम और कैदी को कोर्ट से भगाया, यह भी उसके कबूलनामे है। वह कहता है कि 2014 में रोपड़ जेल में रहते हुए मेरी दोस्ती राजू उर्फ पहलवान से हुई। मैंने पहलवान को भगाने का प्लान बनाया। इसके लिए जेल के बाहर मौजूद अपने साथी को 30,000 रुपए भिजवाए। पहलवान कोर्ट में पेशी के लिए गया। तभी मेरे साथी ने उसे भागने में मदद की। यह पहली बार था जब मैंने जेल में रहते हुए क्राइम किया था। इसके बाद गवाहों को डराने के लिए उन पर हमले करवाए, कैदियों को जेल से भागने में मदद की, जेल से छूटे अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और कबूलता है कि गैंग का खर्च चलाने के लिए शुरू की उगाही मैंने। गैंग का खर्च चलाने के लिए वह कहता है कि मैंने जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। उसी दौरान मेरी बुआ के बेटे का मर्डर कर दिया गया। मैंने बदला लेने के लिए जेल से भागने का प्लान बनाया। जनवरी 2015 में कोर्ट में पेशी से लौटते वक्त मैं काली शूटर और गैंग के साथियों की मदद से भाग निकला।
इसके बाद मैंने अपने भाई की मौत का बदला लिया और धंधे को फैलाना शुरू कर दिया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर और आसपास के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। वे मुझे प्रोटेक्शन मनी देने लगे। गैंग पास पैसा आने लगा। इन्हीं पैसों से हमने हथियार खरीदे। 2015 में गुड़गांव में रहने वाली रमी को मरवाने की तैयारी कर रहा था, तभी पंजाब पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। वह कबूलता है कि मैं कपूरथला जेल में था। वहां सुक्खा और जग्गू भगवानपुरिया से मुलाकात हुई। दोनों मेरी गैंग से जुड़ गए। यहीं राजा पहाड़ी से दोस्ती हुई। उसने ही दिल्ली और पंजाब में नेटवर्क बढ़ाने में मदद की। लॉरेंस का कबूलनामा, जिसमें उसने शराब तस्करों से प्रोटेक्शन मनी लेने की बात की है, इसमें संपत नेहरा और जग्गू भगवानपुरिया के साथ काम करने का जिक्र भी है। वह कबूलता है कि 2016 में मैंने वरिंदर उर्फ काला राणा को गैंग में शामिल किया। उसकी मदद से दीपक उर्फ टीनो को भोंडसी जेल में रहने का सही इंतजाम कराया। इसके बाद दीपक के जरिए भोंडसी जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेरी से दोस्ती कर ली। फिर हम साथ मिलकर बड़े नेटवर्क के जरिए काम करने लगे। मई 2017 में मेरे कहने पर संपत नेहरा ने दीपक को भवानी के पंचकुला सिविल हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। संपत नेहरा और दीपक को कुछ दिन के लिए वरिंदर उर्फ काला जठेरी के ठिकानों पर रुकवाया। वह कबूलता है कि 17 मार्च 2017 की सुबह करीब 6 बजे जोधपुर में श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील चांडक और ट्रैवल कंपनी मालिक मनीष जैन के घर फायरिंग की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि यह भी उसी का काम था। उसने बताया 2017 में आखिर में जोधपुर में गैंग को मजबूत करने के लिए सुनील चांडक पर फायरिंग करवाई थी। इसके अलावा ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। इस केस में मुझे अरेस्ट कर रिमांड पर जोधपुर लाया गया था। जोधपुर के 3 हीरा कारोबारियों से मैंने रंगदारी वसूली है। अजमेर जेल में ट्रांसफर होने के बाद मैं आनंदपाल गैंग के मेंबर से मिला। वहीं आनंदपाल के छोटे भाई विक्की पाल से मुलाकात हुई। विक्की के कहने पर मैंने सीकर में उसके दुश्मन सरदार राव को मरवा दिया। इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। फेसबुक के जरिए नए लड़कों को गैंग से जोड़ा। वह कहता है कि मैं फेसबुक पर एक्टिव रहता था, इसी वजह से नए नए लड़के मुझसे जुड़ जाते थे। मैंने फिरौती के लिए जोधपुर के व्यापारी वासुदेव इसरानी को कॉल किया। उसने मुझे गालियां दी, मैंने उसे मरवा दिया। इसी से जोधपुर में मेरी गैंग का खौफ हो गया। इसके बाद मैंने कई कारोबारियों से फिरौती वसूली। सलमान खान को पहली बार जोधपुर कोर्ट में धमकी दी। वासुदेव इसरानी मर्डर केस में गिरफ्तार करके उसे जोधपुर कोर्ट लाया जाता है। उसी दिन सलमान खान भी उसी कोर्ट में था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मैंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसने काले हिरण का शिकार किया था। कोर्ट से उसे सजा नहीं मिल रही थी। मैंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए और मेरी कम्युनिटी में नाम के लिए यह सब कुछ किया था। सलमान खान को धमकी देने के केस में भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी। मुझे जोधपुर जेल भेज दिया गया। पुलिस एनकाउंटर करने लगी, तभी साथियों को थाईलैंड भेजा। मेरी गैंग में अंकित भादु नाम का लड़का था। पुलिस ने चंडीगढ़ में उसका एनकाउंटर कर दिया। इससे गैंग में दहशत फैल गई। मैं नहीं चाहता था कोई डर कर काम करे, इसलिए संदीप उर्फ काला जठेरी से बात की। हमने वरिंदर उर्फ काला राणा और राजकुमार को थाईलैंड भेजने का फैसला किया। दोनों के लिए नकली पासपोर्ट तैयार करवाए और उन्हें थाईलैंड भेज दिया। राजकुमार ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही थाईलैंड भेजा था और वहीं से मर्डर और फिरौती का काम वह देख रहा था। राजकुमार थाईलैंड जाकर गैंग ऑपरेट करने लगा। गैंग के मेंबर्स इंटरनेट वॉइस कॉल से कांटेक्ट करते थे। यह तभी हुआ कि गैंग के मेन लीडर कुछ समय तक आपस में बात नहीं करेंगे। इंडिया में मौजूद सभी लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि थाईलैंड में भी राजकुमार से ही संपर्क करेंगे। इस तरह नेटवर्क फिर से मजबूत हो गया। हम लोग थाईलैंड को कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। कनाडा थाईलैंड बैठे दोस्तों को सौंपी गैंग की जिम्मेदारी। ये वो कहता है। वह कहता है कि मेरी गैंग विदेश से चलती रहे, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से बात की। राजकुमार और वीरेंद्र थाईलैंड में थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त गोल्डी बराड और करण कनाडा में थे। सैम लंदन में था। इनसे कांटेक्ट करके गैंग के लिए काम करने की बात की। गैंग ऑपरेट करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए हवाला के जरिए उन्हें पैसे भिजवाने शुरू कर दिए। विदेश में बैठे दोस्तों के पास इंडिया में रहने वाले सभी गैंग और उनके मेंबर्स के नंबर नोट करा दिए गए। इस तरह पूरा नेटवर्क विदेश से ऑपरेट होने लगा। फिर वह कहता है कि अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले जुगल राठी पर फायरिंग करवाई थी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती उससे वसूली। नवंबर 2020 में एलडी मित्तल पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली।
इस तरह बड़ी बड़ी फिरौतियां उन्होंने ली और उनकी मदद से ही विदेश में हमारा नेटवर्क आसानी से चलता रहा। एनआईए की रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ है कि हवाला के जरिए मनीष ट्रांसफर करता था पैसे। यह एनआईए की रिपोर्ट में लॉरेंस गैंग की फंडिंग की पड़ताल जब होती है तो पता चलता है कि दिल्ली का मनीष हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है और वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया है। लॉरेंस के इशारे पर गैंगस्टर वीरेंद्र उर्फ काला राणा थाईलैंड चला गया था। वीरेंद्र ने ही मनीष की पहचान लॉरेंस बिश्नोई से करवाई थी। इसके बाद मनीष भंडारी भारत में रंगदारी से वसूले पैसे विदेशों में पहुंचाने लगा। एनआईए का दावा है कि थाईलैंड में मनीष के कई नाइट क्लब हैं। कनाडा में गोल्डी बराड़ का साथी सतबीर सिंह उर्फ सैम हवाला के पैसों को इन्वेस्ट करता है और कनाडा में प्रीमियम लीग स्पोर्ट्स में भी पैसे लगाता है। इसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी पैसा लगाया। इससे होने वाली कमाई भारत में गैंग को भेजते हैं। जेल में किस तरह लॉरेंस अपना गैंग बनाता है, गैंगस्टर जगदीप ने भी यह कहानी दिल्ली पुलिस को 30 मार्च 2021 में बताई थी। जब उससे पूछताछ की गई थी वह बताता है कि मैंने पारिवारिक विवाद में 3 मर्डर किए। 2012 में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। 2015 में पंजाब की कपूरथला जेल भिजवा दिया। यहां लॉरेंस से मुलाकात हुई, हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर मैं लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर काम करने लगा। मैं ड्रग्स तस्करी और हथियारों की सप्लाई करने लगा। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर तस्करी भी करवाता था। सीमा पार से हथियार मंगवाकर लॉरेंस गैंग को देता था। जेल से ही फोन पर बात करके पैसे हथियार की व्यवस्था कर देता था। मैं थाईलैंड में रहने वाले लॉरेंस गैंग के मेंबर के संपर्क में हूं, उनके कहने पर आगे काम करता हूं। थाईलैंड से लॉरेंस गैंग का हिसाब किताब राजकुमार देखता था और लॉरेंस गैंग के मेंबर रह चुके राजकुमार उर्फ राजू बसौदी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 मई 2021 को यह पूछताछ की थी। राजकुमार बताता है कि हरियाणा की भौंडसी जेल में रहते हुए गैंगस्टर दीपक के जरिए लॉरेंस से उसका कांटेक्ट हुआ। मैंने फरारी के वक्त लॉरेंस गैंग के लड़कों को रहने की जगह दी। 2018 में लॉरेंस के साथी वीरेंद्र के साथ फर्जी पासपोर्ट पर थाईलैंड चला गया और वहीं से लोग गैंग ऑपरेट करते थे। मैं गैंग के फाइनेंशियल सोर्सेज मैनेज करता था। 2019 में मैंने संपत नेहरा, संदीप उर्फ काला जठेरी के साथ मिलकर दिल्ली में क्राइम सिंडिकेट खड़ा किया। 2020 में थाईलैंड में पकड़ा गया, मुझे डिपोर्ट करके भारत लाया गया। दिल्ली और हरियाणा की जेल में रहा। जेल में रहते हुए भी मेरी नजर गैंग पर थी। अब जो रिटायर्ड कुछ पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि दाऊद की राह पर लॉरेंस बिश्नोई चल पड़ा है। ये हैं आईपीएस अफसर हैं, अधिकारी हैं एलन राव। उन्होंने एक अखबार को बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि लोगों के दिमाग में उसका खौफ है। लोग उसके बारे में जानते हैं, इसलिए लॉरेंस के नाम पर धमकी मिलते ही लोग पैसे दे रहे हैं। आप जान लीजिए कि 100 लोगों को अगर धमकी मिलती है तो सिर्फ 10 लोग ही शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं। 90 लोग शिकायत नहीं करते, डरकर पैसे दे देते हैं ताकि बदमाशों से पीछा छूट जाए। यही वजह है कि गैंग के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान और सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान खान के घर फायरिंग करवाना इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका दाऊद इब्राहिम की तरह है। एक गैंगस्टर पूरे सिस्टम पर हावी हो चला है। सारे तथ्य आपके सामने हैं। किस तरह पंजाब में तब यह सुर्खियों में आया था जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी लेते हैं और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल सन 2022 29 मई को करवाया गया था। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किस तरह उसके जेल से इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते हैं और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट भी इसे लेकर सख्त हो चुकी है और सरकार को 2 दिसंबर को अपना पक्ष रखने की बात कही।